Hello students, and very good morning to all of you and all the connected students. And this is Brijesh Singh. I'm going to discuss with you the topic is redemption of debenture. This is the third lecture of that series, and financial accounting का second unit का part है. तो redemption by payments in lump sum जो है today I'm going to discuss with you. यानी कि जब हम redemption lump sum amount में करते हैं पेमेंट करके, तो क्या होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो फर्स्ट थिंग, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होता क्या है, ये अभी हम थियोरेटिकल पार्ट आपको थोड़ा बताएंगे इसमें. तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रेफर्स टू एग्जिस्टिंग दिस ऑफ और द डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी. ठीक है, जब भी कोई कंपनी अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करती है, मीन्स पेमेंट करती है रिडेम्पशन का, डिवेंचर्स का, तो उसको रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहते हैं. ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू. तो जो भी हमारा जो टर्म्स ऑफ इशू है उसके साथ ही जुड़ा होता है. In other words, redemption of debenture means repayment of the amount of debenture by the company. ठीक है, अगर हम अन्य वर्ड में कहें तो redemption क्या है कि it is a repayment of amount of debenture by the company to the debenture holder. ठीक है, तो like after 2 year, 5 year, 6 year, 10 year, जब भी कंपनी की जो पेमेंट है वो कंपनी के द्वारा डिवेंचर होल्डर को किया जाता है. तो these are 4 ways to which the debenture can be redeemed. तो अलग अलग 4 तरीके से हम रिडीम कर सकते हैं. फर्स्ट है पेमेंट इन लम्प सम, जिसको हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे. सेकंड जो अगला लेक्चर होगा पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट. उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा परचेज इन ओपन मार्केट हो सकता है. और बाई फोर्थ जो होगा जो वो है बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर हम इसको करेंगे. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द लम्प सम, पेमेंट इन लम्प सम. तो बेसिकली पेमेंट इन लम्प सम क्या होता है, कंपनी रिडीम द डिवेंचर बाय पेइंग द अमाउंट इन लम्प सम, यानी कि नफा तुला कुछ एक अमाउंट जो है लगभग टू द डिवेंचर होल्डर एट द मैच्योरिटी देयर ऑफ एज पर द टर्म्स ऑफ इशू. ठीक है, जब भी हम इशू करते हैं तो उस समय पर जो भी इसका रेट रखा जाता है उसके हिसाब से कंपनी इनको पेमेंट कर देती है. दूसरा पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट क्या कहलाता है, तो अंडर दिस मेथड नॉर्मली रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज मेड in installment on the specified date during the tenure of the debentures. The total amount of debenture liability is divided by the number of years. ठीक है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट है उसको नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं, कितने सालों में उसको रिडीम करेंगे. तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, जैसे कि हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स करते हैं, इसी टाइप से हम इसको पेमेंट भी कर सकते हैं. तो इट इज टू नोट दैट द एक्चुअल डिवेंचर रिडीम्ड आर आइडेंटिफाइड बाय मींस ऑफ ड्राइंग and the requisite number of lots out of the debenture outstanding of for repayments. ठीक है, तो रीपेमेंट्स के लिए जो भी हम एक लॉट इसमें तैयार कर लेते हैं, अलग अलग लॉट्स हम बना लेते हैं कि इतना लॉट इतने नंबर ऑफ डिवेंचर का पेमेंट आप करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे. तो अलग अलग पीरियड्स में हम इसको डिवेंचर्स को पेमेंट करते हैं. तीसरा जो है वो है परचेज इन ओपन मार्केट. तो कई बार जो कंपनी है परचेज इट्स ऑन डिवेंचर फॉर द पर्पज ऑफ कैंसिलेशन. कई बार जो कंपनी है वो अपने ही डिवेंचर खुद खरीद लेती है कैंसिल करने के लिए, एंड दैट सच एक्ट इज नोन एज परचेजिंग और कैंसिलिंग द डिवेंचर्स कंस्टिट्यूट रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेजिंग इन ओपन मार्केट. तो ओपन मार्केट में इनको खरीदने के लिए कंपनी अपने ही डिवेंचर्स खरीद लेती है ताकि वो उस लायबिलिटीज को उससे जो है बच सकती है, लायबिलिटीज को फुलफिल कर सकते हैं, उनको अपनी लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए ऐसा भी कर देते हैं. तीसरा जो फोर्थ टर्म है वो है कन्वर्जन इनटू शेयर और न्यू डिवेंचर. कई बार कंपनी क्या करती है, जो पुराने डिवेंचर्स होते हैं इनको रिडीम करने के लिए वो अपने ही डिवेंचर्स को जो है शेयर्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, या न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर्स को इशू करती है उसके बदले में. तो इसको कहलाते हैं हम कन्वर्जन इनटू शेयर और न्यू डिवेंचर. If debenture holder find that the offer is beneficial to them, they can exercise their right of converting their debenture into share और न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर. अगर शेयर होल्डर को लगता है कि नहीं ये अच्छा बेनिफिटेड फायदा है, सौदा है, तो उसको ले सकते हैं. तो दीज न्यू शेयर्स और डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम आल्सो. तो नए डिवेंचर्स को भी या नए शेयर्स को भी हम उसी टर्म्स में इशू कर सकते हैं, तो एट द डिस्काउंट, प्रीमियम और एट पार. दैट इफ it should be noted that only the actual proceeds of debentures are to be taken into account. Another, ascertaining the number of shares are to be issued in lieu of debenture to be converted. If the debentures were originally issued at discount, the actual amount released from them at the time of issue would be used as the basis of computing the actual number of shares or issued. तो जो भी अमाउंट पे हम इसको इशू करते हैं, चाहे डिवेंचर इशू प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो या
पार वैल्यू पे हो, जिस पे भी वैल्यू पे भी होता है उसी के हिसाब से फिर हम इसकी रिडेम्पशन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो इट में बी नोटेड दैट दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली द कन्वर्टिबल डिवेंचर, ये केवल कन्वर्टिबल डिवेंचर पे ही ये लागू होता है, इसके अलावा कोई और डिवेंचर्स पे इसको लागू नहीं करते। रिडेम्पशन बाय पेमेंट इन लमसम जो है, इसका जो फर्स्ट हम जो मेथड तैयार कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं, तो व्हेन कंपनी पे होल अमाउंट इन लमसम द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एंट्री। तो ये एंट्री आपको बनानी होंगी उस समय अगर जब आप लमसम अमाउंट जो है, पूरा अमाउंट जो है लमसम में देना चाहेंगे। इफ डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड एट पार, अगर पार वैल्यू पर रिडीम्ड हो रहे हैं तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, दूसरा डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, इसका पेमेंट हम कर देंगे। तो पहले ड्यू करेंगे फिर इसको हम पेमेंट कर देंगे। दूसरा होगा डिवेंचर आर टू बी रिडीम एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट एंड टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है। तो प्रीमियम में डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू डिवेंचर होल्डर हो जाएगा, और पेमेंट में फिर ये डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट उसका पेमेंट हम कर देंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कुछ केसेस हैं यहाँ पर देखते हैं आप। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देयर आर 4 केसेस आर देयर। X Limited issued 5,000 debenture, 9% of 100 each at a par, redeemed at a par at the end of 5 year out of capital, ठीक है। 5 साल बाद इनको रिडीम किया जा रहा है, आउट ऑफ कैपिटल इनको पे कर रहे हैं। तो 5,000 डिवेंचर है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 5 लाख रुपए के डिवेंचर हो गए और 9% रेट है इसका इंटरेस्ट का, अगर पे बैंक पे करती है कंपनी, और ये 5 साल बाद तो रिडीम और पार वैल्यू पे इसको इश्यू किया था, पार पे ही रिडीम कर रहे हैं। तो 9% एंट्री देख रहे हैं आप, 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, इश्यू किया 5 लाख का डिवेंचर ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर, ठीक है। देन डिवेंचर का अमाउंट जो है वो ड्यू हो गया, देन इनको पेमेंट कर देंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पेमेंट मेड टू द डिवेंचर होल्डर, ये पेमेंट कर दिया 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो पहला केस हो गया। दूसरा केस है एक्स लिमिटेड इशूड 1000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार वैल्यू पे कंपनी ने इसको इशू किया था, 1000 डिवेंचर्स हैं, एंड दीज डिवेंचर आर डीम्ड एट 10% प्रीमियम आफ्टर एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल बाद जो है फिर इनको 10% प्रीमियम पे इन्होंने रिडीम कर लिया। रिडीम करने के लिए फिर आपका जो एंट्री होगी वो होगी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, ठीक है। प्रीमियम कितना है, 5% प्रीमियम है, तो 1000 10% प्रीमियम है, 1000 इंटू 100 जो है 1 लाख रुपए हो गया, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये आपका जो है वो प्रीमियम हो जाएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर जो है 10,000 आप डेबिट करेंगे टू डिवेंचर होल्डर 1,10,000, इतना ही अमाउंट आपको उनको पे करना है। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,10,000 एंड बैंक अकाउंट टू जो है आपका 1,10,000। तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस अगर हम बात करें तो एक्स लिमिटेड इशू 12% डिवेंचर ऑफ टोटल फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख, 12% डिवेंचर है, 1 लाख के डिवेंचर्स हैं जिसकी वैल्यू है एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, इनको 5% प्रीमियम पे इशू किया गया था एंड टू बी रिडीम एट पार, और फिर इनको रिडीम करने के लिए पार वैल्यू पे इसको रिडीम किया जा रहा है एट एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल बाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 लाख के डिवेंचर है, प्रीमियम पे आपने इनको इशू किया था, लेकिन रिडम्पशन जो है वो पार वैल्यू पे हो रहा है। तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज पार वैल्यू है, तो इसमें प्रीमियम में हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जो पार वैल्यू है उसी को हम देखेंगे, और टू डिवेंचर होल्डर फिर इसका जो पेमेंट है वो डिवेंचर को होल्डर को कर दिया जाएगा। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपने इसका पेमेंट कर दिया, पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर। फोर्थ केस क्या है, एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख 12% डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट पे ये इशू किए गए थे, बट रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम पे इनको रिडीम किया गया आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल बाद इनको प्रीमियम पे, तो डिवेंचर्स जो है आपके प्रीमियम पे आपका रिडीम्पशन हो रहा है, तो प्रीमियम हमें दिखाना पड़ेगा, हमें यहाँ केवल प्रीमियम रिडीम्पशन की एंट्री करनी है, बाकी एंट्री नहीं करनी है। तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का हो गया, और प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट है 5,000 रुपए के हो गए, तो टू डिवेंचर होल्डर 1,05,000 रुपए हो गए, अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, then it will be paid to the debenture holder, debenture holder account debit to bank account, पेमेंट मेड टू द डिवेंचर होल्डर 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए आपने इसका पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से जो केसेस हैं वो रिडेम्पशन के आपके लमसम अमाउंट में हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट लमसम। अब कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं कुछ इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ा आपका इसी में काम आएंगे। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी मस्ट सेट
aside a portion of profits every year, हर साल जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो अपने एक तरफ रिजर्व कर लेती है, एंड द ट्रांसफर इट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर द रिडेम्पशन ऑफ द डिवेंचर अंटिल डिवेंचर आर रिडीम. जब तक कि डिवेंचर रिडीम नहीं होते तब तक जो है वो पैसा धीरे धीरे वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालती रहती है. तो जब भी ये पैसा आपका प्रॉफिट का जो इकट्ठा आता है उसको रिविजन आता है रिडेम्पशन करने के लिए, तो वो रिडीम कर लेती है. तो जनरल एंट्री इसके लिए हो सकती है. तो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 117C कंपनी एक्ट 13 के हिसाब से हम इसको एंट्री कर देते हैं. देन इसमें केस आते हैं वेयर कंपनी इशू डिवेंचर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इट्स एक्ट, एंड देन इट शैल बी क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ सच डिवेंचर. तो इस एक्ट के बाद जब भी आया तो कंपनियों को जो है अंडर सेक्शन 117C में इनको डिवेंचर्स के रिडेम्पशन को दिखाना पड़ेगा, एंड टू विच एडिक्वेट अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड फ्रॉम आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट एवरी ईयर्स अंटिल सच डिवेंचर आर रिडीम्ड. जब तक वो रिडीम नहीं होते तब तक हर साल 5-5 जो भी प्रॉफिट का पार्ट है वो कुछ पार्ट जो है रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में वो डालती रहती है. दूसरा है अमाउंट क्रेडिटेड टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी. जो भी रिडेम्पशन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में अकाउंट में जो भी क्रेडिट होता है अमाउंट वो उसको कोई कंपनी यूज नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन. ठीक है, केवल वो रिडेम्पशन में ही इसका यूज कर सकती है. जब भी हम डिवेंचर की रिडेम्पशन करेंगे उसी में इसको यूज किया जा सकता है. सेबी की गाइडलाइन भी इसमें दी गई है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं हम सेबी का, एंड हैज इशूड गाइडलाइन फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. साइलेंट पॉइंट ऑफ दीज गाइडलाइंस आर देयर. कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे. एवरी कंपनी सेल क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग है हर एक कंपनी को रिडेम्पशन जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है क्रिएट करना पड़ता है इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफ रिडीमेबल. जब भी हम कंपनी के रिडीमेबल डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. ठीक है, डेट ऑफ इशू के 18 मंथ्स के बाद इसको हम बना लेंगे. दूसरा है कि क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ऑब्लिगेटरी only on non-convertible debenture and non-convertible portion of the partially convertible debenture. ठीक है, तो जो भी क्रिएशन हम करेंगे डिवेंचर्स का इट इज ऑब्लिगेटरी ओनली फॉर non-convertible debenture and non-convertible portion of the partly convertible debentures. थर्ड थिंग है a company shall create debenture redemption reserve equivalent to at least 50%. कंपनी को कम से कम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशू. जितने अमाउंट आपने इशू किए हैं, सपोज 1 लाख के इशू किए हैं तो 50,000 का कम से कम आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है वो एटलीस्ट 50% जो बगा देंगे बिफोर स्टार्टिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. डिवेंचर के रिडेम्पशन से पहले पहले आपको ये बना के रखने पड़ता है. फोर्थ इज विड्रॉ फ्रॉम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज परमिसेबल. ऐसा नहीं कि हम निकाल नहीं सकते. डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज परमिसेबल ओनली आफ्टर 10% ऑफ द डिवेंचर लायबिलिटी हैज ऑलरेडी बीन रिड्यूस्ड बाय द कंपनी. अगर कंपनी की जो डिवेंचर लायबिलिटी है वो 10% से तक या उससे ज्यादा की लायबिलिटी कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, तो कंपनी उसमें से कुछ पैसा निकाल सकती है. तो सेबी गाइडलाइन वुड बी नॉट एप्लीकेबल अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन. इन दो सिचुएशन में गाइडलाइन इशू नहीं होती है या लागू नहीं होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है कोई, कंपनी होनली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उसमें ये लागू नहीं होती है. कंपनी इशूइंग डिवेंचर विद अ मैच्योरिटी पीरियड नॉट मोर देन 18 मंथ्स. और कोई ऐसी कंपनी 18 मंथ से ज्यादा की मैच्योरिटी पीरियड नहीं देती है डिवेंचर्स का, तो उसमें भी ये लागू नहीं होती है. तो इस तरीके से सेबी की गाइडलाइन का भी ध्यान रखना कि किस समय रिडेम्पशन किया जा सकता है. कुछ क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन एज अकाउंट है. तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय देयर सर्कुलर नंबर 9/2002 dated 18/4/2002 has been issued by following clarification regarding the creation of debenture redemption reserve. DRR इसको हम कहते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. तो DRR अकाउंट क्रिएट किया था. नो DRR इज रिक्वायर्ड फॉर डिवेंचर इश्यूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई भी DRR अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. रेगुलेटेड बाय RBI एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेस डिवेंचर्स. ठीक है, कोई भी ऐसी बैंकिंग कंपनी जो प्राइवेट या पब्लिक जो है प्लेस होती है, डिवेंचर्स प्लेस करती है, तो उसको भी ये जरूरत नहीं पड़ती है. नो DRR रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेटली प्लेस डिवेंचर. प्राइवेटली प्लेस डिवेंचर्स में भी कोई DRR बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है. सेक्शन 117C अप्लाई टू डिवेंचर्स इशूड एट पेंडिंग टू बी रिडीम्ड. Thereafter DRR will also be created for debenture. अगर कोई पेंडिंग है तो फिर आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा prior to 13 December
एंड पेंडिंग रिडम्पशन अगर कोई है तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। सेक्शन 117C will also apply to non-convertible portion of debenture issued whether they are fully or partly paid। ठीक है, अगर वो फुल्ली और पार्टली पेड है तो उसमें हम देख सकते हैं। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट DRR अकाउंट अपीयर्स ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसको लायबिलिटी साइड में हम दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में। व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जब इनको रिडीम कर देते हैं जो पैसा बचता है फिर उसको हम जनरल रिजर्व में इसको भेज देते हैं। तो इस तरीके से जो क्लैरिफिकेशन है वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे कि एक प्रॉब्लम हम यहाँ देख सकते हैं, तो XYZ लिमिटेड इशूड 15% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच ऑन January 1st 2010 at discount of 10% at a premium redeemable at premium of 10% out of profit। ठीक है, इशूड किए गए थे डिस्काउंट पे और बाद में रिडीम किए गए प्रीमियम पे 10% प्रीमियम पे आउट ऑफ प्रॉफिट में से। गिव जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडम्पशन। इशू और रिडम्पशन दोनों की एंट्री देनी है। इफ डिवेंचर आर टू बी रिडीम लमसम एट द एंड ऑफ 4th ईयर, लमसम अमाउंट में, and the director decide to transfer minimum amount of DRR reserve on 31st December 14 को इनको पैसा DRR में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इशू करना है। 200 डिवेंचर्स हैं, 100 रुपीज का एक है, तो आपके जो है 20,000 के डिवेंचर्स आपके क्रेडिट होते हैं। आपने 10% डिस्काउंट पे इशू किया तो लॉस हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। इसके अलावा 10% पे आपने इसको प्रीमियम पे रिडीम किया तो यहाँ पर भी आपका लॉस हो गया। तो 10 प्लस 20% आपका जो है वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यहाँ लिखा है, जो कि हम हर जगह लिखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 18,000 रुपए का, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा इश्यू करने पे, और रिडेम्पशन पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन पे 4,000 रुपीज। तो 20,000 का 10 प्लस 10 20% आपका 4,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा। एंड टू 15% डिवेंचर्स जो है आपके 20,000 के यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, डेबिट में। और क्रेडिट में टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो ये 2,000 रुपीज आपका प्रीमियम का अमाउंट यहाँ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इशू ऑफ डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट है, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम की एंट्री आपकी बन जाती है इशू करने की। अब क्या करना है, जो लॉस हुआ फिर अकॉर्डिंग टू जो लॉ है कंपनी के, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू DRR एज पर सेक्शन 117 एंड सेबी के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट का पार्ट है वो आपको प्रीमियम देखना पड़ेगा कि कितना पैसा आपको जो है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट DRR अकाउंट है आपका 10,000। तो वहां पे जितना पैसा था वो आपने उठा के यहाँ पर उसको डाल दिया। ठीक है, तो 50% कितने के हैं, 20,000 के हैं, तो कम से कम 50% यानी कि 20,000 का आपने 20,000 के इशू किए थे, उनका 50% कितना हुआ, 10,000 रुपीज आपने जो है इसके अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ सेबी जो है आपने DRR अकाउंट क्रिएट कर दिया। फिर आपने क्या करना है, इनको रिडीम करना है। रिडीम करने के लिए क्या करना है, जो डिवेंचर्स हैं 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज के हो गए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज का प्रीमियम हो गया, 10% 2,000 रुपीज। और टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 22,000 आपका प्रीमियम पे बन गया। तो ये 20 और 22,000 रुपये आपके यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। इनको फिर आपको पे करना है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 22,000 आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो ये बाय मिस्टेक यहाँ आ गया है अमाउंट कई बार, तो इसको ध्यान नहीं देना है। तो क्रेडिट साइड में 22,000 आपके। देन इसका हम क्या करेंगे, फिर इनको जनरल लेजर में जो पैसा है पेमेंट नहीं होता है तो उसको हम जनरल लेजर में डाल देते हैं। तो ये जो रिडेम्पशन पे हमने इनका पैसा वापस कर दिया, तो जो पैसा हमने रिजर्व करा था उसको जनरल लेजर में, तो रिडेम्पशन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट है DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 10,000 रुपीज। तो इस तरीके की जो ट्रीटमेंट है वो हम एट द टाइम ऑफ इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ लमसम जो है कर सकते हैं। उसके जो रूल्स हैं वो भी हमने आपको बताए, तो ये आगे चल के भी सब जगह रूल्स आपके लागू होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड।